डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस पर। तो हम जिस तरीके से पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि केमिकल कॉम्बिनेशंस लॉ क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के आप लोगों ने पढ़े हैं। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गैलुसॉक लॉ, इस तरीके से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक हाइपोथेसिस के बारे में। परमाणु परिकल्पना क्या होती है, किसने दी ये परमाणु परिकल्पना, एटॉमिक हाइपोथेसिस? तो जॉन डाल्टन, साइंटिस्ट का नाम रहा है जॉन डाल्टन, इन्होंने परमाणु की परिकल्पना दी है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक हाइपोथेसिस। एटॉमिक, तो एटॉमिक हाइपोथेसिस है क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करें एटम क्या होता है। शब्द है एटम हमारे पास, जिसका हिंदी में मतलब होता है परमाणु। एटम, एटम शब्द डेमोक्रिटस ने दिया था। डेमोक्रिटस एक दार्शनिक रहे हैं जिनके द्वारा एटम को दिया गया है, एटम शब्द दिया गया। एटम शब्द का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स समझेंगे हम। एटम शब्द का मतलब होता है नॉन डिवाइडेड पार्टिकल, मतलब ऐसे पार्टिकल जिन्हें आप विभाजित नहीं कर सकते, ये बताया था डाल्टन ने, जिसे हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक हाइपोथेसिस, यानी कि डाल्टन की परमाणु परिकल्पना। नॉन डिवाइडेड पार्टिकल का मतलब क्या है? ऐसे पार्टिकल जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे आप तोड़ नहीं सकते, जो नॉन डिवाइडेड है, उसे हम बोलते हैं नॉन डिवाइडेड पार्टिकल, और उसका नाम क्या है? एटम। एटम जो शब्द है वो डेमोक्रिटस ने दिया है, इसको एक्सप्लेन किया है जॉन डाल्टन ने। अब समझते हैं है क्या ये थ्योरी। किसी भी सब्सटेंस को आप को ब्रेक कीजिए तो छोटे छोटे पार्टिकल हमें मिलेंगे, छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे। अगर इनको भी आप तोड़ते चले जाओ, इन्हें भी आप ब्रेक करोगे तो कुछ और बड़े पार्टिकल हमें मिलेंगे, ठीक। अगर इसे भी आप डिवाइड करो तो कुछ ऐसे पार्टिकल मिलेंगे जो अब डिवाइड नहीं हो सकते। कुछ सूक्ष्म कण हमें मिल गए, कुछ ऐसे पार्टिकल मिल गए जो डिवाइड नहीं किए जा सकते। इन्हीं पार्टिकल्स को हम बोलेंगे एटम। एटम, तो एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो डिवाइड नहीं किया जा सकता, परंतु ऑल टाइप्स के मैटर का फॉर्मेशन करता है। दुनिया में कोई भी कंपाउंड हो उसे हम फॉर्म्ड करते हैं, या जो नेचुरली प्राप्त है वो किससे बना होगा? एटम से। जैसे हम बात करें, यही है मार्कर है, मार्कर में कुछ एटम्स होंगे, जो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, और मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, और कंपाउंड मिलकर एक मैटर बनाएंगे। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एटम होते हैं, एटम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, और मॉलिक्यूल कंपाउंड का, और कंपाउंड ही क्या कहलाएगा? आपका मैटर, ठीक। इतनी बात हम समझ सकते हैं। तो अब हम डिटेल में समझेंगे एटॉमिक हाइपोथेसिस है क्या। तो एटॉमिक हाइपोथेसिस में कुछ पॉइंट्स हैं। किसी भी पदार्थ का निर्माण परमाणु से हुआ होता है, ये बताया है डाल्टन ने। तो पदार्थ का निर्माण एटम्स से होता है। एक पॉइंट ये मिला हमें डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कि कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट, परमाणु इंग्लिश में लिखते हैं नॉन डिवाइडेड पार्टिकल है। परमाणु यानी एटम नॉन डिवाइडेड पार्टिकल है, जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे आप ब्रेक नहीं कर सकते, ये बताया था डाल्टन ने। लेकिन आगे हम इनके ड्रॉबैक भी पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक नया पॉइंट मिलेगा। दूसरा पॉइंट होता है एटम को
फॉर्म या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। आप एटम को नष्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इतने पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। पहला हमने क्या बताया कि जो एटम है वो पदार्थ का निर्माण करेगा। जितने भी पदार्थ आपके आसपास प्रेजेंट हैं, जितने भी कंपाउंड, जितने भी मैटर आपके पास प्रेजेंट हैं, वो सब किससे मिलके बने होंगे? एटम से। दूसरा पॉइंट है जो एटम है वो नॉन डिवाइडेड है, इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, एटम को आप बना नहीं सकते। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, आप एटम को बना नहीं सकते। एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आप एटम को नष्ट भी नहीं कर सकते। और नेक्स्ट पॉइंट है, एटम केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एटम ना ही बनेगा और ना ही नष्ट होगा, बट केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, जिसके द्वारा एक मॉलिक्यूल से किसी दूसरे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, ए एक एटम है, बी एक एटम है। इन दोनों एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है ए बी। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे H2 प्लस Cl2, यहाँ बना है 2HCl। तो H यहाँ था, यहाँ पर भी H है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन डिस्ट्रॉय हो गया हो और किसी दूसरे प्रकार का एलिमेंट फॉर्म हुआ हो, नहीं है। एटम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। H यहाँ था, यहाँ पर भी H है, और Cl यहाँ पर है, यहाँ पर भी Cl है। दो Cl इस साइड है तो दो इस साइड भी होंगे, क्योंकि हमने 2 लगाया है आगे, तो 2Cl है। 2H यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 2 ही है। तो एटम को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही फॉर्म कर सकते हैं। ये हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत? डाल्टन की एटॉमिक हाइपोथेसिस में, परमाणु परिकल्पना के दौरान। अब कुछ ड्रॉबैक भी मिलते हैं। ड्रॉबैक मतलब कुछ ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे जिनका कोई अस्तित्व नहीं है और जो गलत सिद्ध हो गए। ये इस पॉइंट में, इस नेक्स्ट हेडिंग में आपको समझ में आएगा। देखिए, अब कुछ ड्रॉबैक देखते हैं इनके। इन्हीं को हम लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं। लिमिटेशन, सीमाएं, एटॉमिक हाइपोथेसिस की सीमा है, लिमिटेशंस। फर्स्ट, इन्होंने ये तो बताया कि एटम केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन कैसे करता है? ऐसा क्या होता है कि जो एटम किसी दूसरे मॉलिक्यूल या किसी दूसरे एटम से कोलिजन करके रिएक्शंस कर जाता है, ऐसा क्या है? तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सके तो कि एटम किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को प्रोसेस करता है, कंप्लीट कराता है, ये नहीं बता पाए। तो फर्स्ट पॉइंट यही हुआ कि जो एटॉमिक हाइपोथेसिस है, इसमें ये नहीं बताया गया कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होगी। तो केमिकल रिएक्शंस में एटम किस प्रकार पार्टिसिपेट करता है, इसकी व्याख्या नहीं की गई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, एक एटम किसी दूसरे एटम से मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, बट एक एटम किसी दूसरे एटम से क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? ऐसा क्या होगा कि एक एटम किसी दूसरे एटम से मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सके, जो कि आगे हम लोग पढ़ते हैं लुईस थ्योरी के दौरान केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये बॉन्ड के फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए।
ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये होता है कि एक प्रकार के एटम्स के वेट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमने आइसोटॉप्स पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, या आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, तो एक एटम जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कुछ समस्थानिक होते हैं। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ये हाइड्रोजन जिसे हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इनके एटॉमिक नंबर सेम हैं बट वेट डिफरेंट है। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सके कि किसी एक एटम के एक से अधिक समस्थानिक क्यों हुए, कैसे हुए, और इनके वेट डिफरेंट क्यों हैं। क्या कारण है कि इनके वेट में कुछ डिफ्लेक्शन आया है, कुछ अंतर आया है, क्या कारण है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सके। एटॉमिक मास को एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई। इसके बाद अगर हम देखें कि किसी एक एटम के अंदर कुछ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो इस प्रकार से कई पॉइंट्स हमें मिलते हैं जिसके द्वारा हम एटॉमिक हाइपोथेसिस को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अब और एक और पॉइंट है जिसे हम मेन पॉइंट भी कह सकते हैं कि इसमें कहा गया था कि एटम नॉन डिवाइडेड है, बट आगे चल के एक व्याख्या की गई कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम बात करें थोड़ी सी एटम के बारे में, क्लास 9th का टॉपिक है एटम। एटम के दो पोर्शन होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कुछ फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इनके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर सके। इन्होंने बताया कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी तो एक पार्टिकल है, इसका मतलब इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। एटम डिवाइड किए जा सकते हैं कब? न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान और फिशन के दौरान उसे तोड़ा जा सकता है। जैसे हम लोग रेडियो एक्टिव समझते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व या पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमेशा अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करेंगे। तो उस दौरान क्या हुआ? न्यूक्लियस फटा है, न्यूक्लियस में डिग्रेडेशन हो रहा है, एटम खर्च हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस पॉइंट को भी गलत मानेंगे कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम डिवाइडेबल पार्टिकल है, एटम को डिवाइड किया जा सकता है, जबकि इस थ्योरी के अनुसार नॉन डिवाइडेड माना गया। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो हम लोग ड्रॉबैक पढ़ रहे थे, कुछ लिमिटेशंस पढ़ रहे थे। अब हम बात करें एटॉमिक हाइपोथेसिस से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है या इसके एडवांटेज क्या हैं, फायदे क्या हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ एटॉमिक हाइपोथेसिस। जिस टाइम पर यह थ्योरी दी गई उस टाइम पर इतनी ज़्यादा परिकल्पनाएं नहीं दी गई थी या इतनी ज़्यादा नॉलेज व्याप्त नहीं थी जिससे हमें पता चल सके कि मैटर का फॉर्मेशन किस प्रकार के कंपाउंड से हुआ है या किस प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है मैटर। तो उस टाइम पर बताया गया कि एटम
कुछ नॉन डिवाइडेड पार्टिकल से मिलकर बना है, कुछ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे एटम बोला गया था। यानी कि मैटर के फॉर्मेशन के बारे में हमें कुछ नॉलेज मिलती है। तो इस थ्योरी के अनुसार हम किस मैटर का किस प्रकार के एलिमेंट्स से फॉर्मेशन हुआ है इसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उस दौरान जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो किस प्रकार से एक एटम किसी दूसरे एटम से मिलकर केमिकल रिएक्शंस करता है, तो हम केमिकल रिएक्शंस की भी स्टडी कर सकते हैं, उनकी रेट की भी स्टडी कर सकते हैं। किसके आधार पर? उस एटम के नेचर के आधार पर। तो केमिकल रिएक्शंस की स्टडी, ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। इसके बाद जो एटम है वो किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, हम मॉलिक्यूल्स के बारे में भी समझते हैं। इस पॉइंट को समझ लीजिए, मॉलिक्यूल के बारे में पता चला मतलब एक एटम, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है और कोई दूसरा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर किसी एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। एक H, एक ये एटम है, ये भी एक एटम है। जब एटम होंगे तभी तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो जो एटम होते हैं, एटम एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। और अगर और एक्सप्लेन करें इसे, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और दूसरा इससे ले लेगा। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, उस दौरान एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये सब आगे की थ्योरीज में पढ़े जाएंगे, लुईस स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ केवल मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि मॉलिक्यूल किस तरीके से बना है, ठीक है। अब कुछ इसके अपवाद भी होते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एटम भी हो सकते हैं और एटम मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसे कुछ नोबल गैसेस की हम बात करते हैं, जैसे ये है, ये हमने कुछ अक्रिय गैसें लिख दी हैं, नोबल गैसेस। हीलियम एक ऐसी नोबल गैस है जो किसी कंपाउंड से मिलकर नहीं बनेगी, जिसमें एक से अधिक एटम प्रेजेंट नहीं हो सकते। आप H2 को तो ऐसे लिख सकते हो, लेकिन He को H2 के फॉर्म में नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 हैं, तो ये इसका एटॉमिक फॉर्म है, ये एक अपने आप में एटम है और इसी को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। यहाँ इसकी एटोमिसिटी 1 है, यहाँ एक ही एटम मॉलिक्यूल है। आप H2 में ये कह सकते हो कि एटम एटम मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, बट He में आप ये नहीं कहोगे कि एटम एटम मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। उसका एक एटम ही उसका एक मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से H2 की Na की हम बात करें तो ये एटम भी है और ये मॉलिक्यूल भी है। इसी तरीके से आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। जीनॉन एक ऐसा एलिमेंट है अक्रिय गैसों में जो एक से अधिक कंपाउंड बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल खुल जाता है, एफ ऑर्बिटल खुल जाता है, जो कि हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी केवल एटॉमिक हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को समझ लें। इतना पॉइंट आपको मिला है। अब एक और, केमिकल रिएक्शंस के दौरान एटम अनचेंज्ड रहता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कोई भी हुई है, जैसे NaOH और HCl, तो उस दौरान क्या बनेगा? NaCl के साथ जाएगा, NaCl बनेगा और H2O।
तो इस केमिकल रिएक्शंस में कोई भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ना ही क्रिएट हुआ और ना ही एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ। एटम यहाँ सोडियम का था, यहाँ पर भी सोडियम का ही एटम है। ऐसा नहीं है यहाँ सोडियम का हो, यहाँ हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाए, यहाँ सल्फर में परिवर्तित हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान एटम अनचेंज्ड रहता है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये हमें पता चलता है किसके द्वारा? एटॉमिक हाइपोथेसिस के दौरान। यानी कि एटम अनचेंज्ड रहेगा रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, केमिकल रिएक्शंस के दौरान। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई हो। तो इसी तरीके से हम लोग एटॉमिक हाइपोथेसिस को समझेंगे और इसके बाद आपका अगला टॉपिक होगा। इससे कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला टॉपिक हमारे पास है जिसे हम कहते हैं बर्जीलियस की थ्योरी या बर्जीलियस लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बर्जीलियस हाइपोथेसिस। जो पिछला टॉपिक पढ़ा है जस्ट उसी की तरह है और थोड़ा सा चेंजमेंट है, उसी के आधार पर है। बर्जीलियस ने क्या किया, इन्होंने बताया कि किसी भी गैस में अगर एक कांस्टेंट वॉल्यूम लिया जाए, जैसे मैं बना के बता देता हूँ, एक कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर ये है और एक तीसरा कंटेनर है हमारे पास। ठीक, ये 100 ml है, इसका वॉल्यूम भी 100 ml है और इसका वॉल्यूम भी 100 ml है। इसमें मान के चलिए हीलियम गैस रखी है, इसमें ऑक्सीजन रखी है और इसमें SO2 गैस रखी है। ठीक, ये हमें गैस मिल गई। 3 गैस ली हमने, डिफरेंट ली हैं तीनों ही, बट एक चीज़ यहाँ कांस्टेंट है जिसे हम वॉल्यूम बोल रहे हैं। वॉल्यूम 100 है, कितना भी आप मान सकते हो, हमने एक बेसिक तौर पर लिया है ये वॉल्यूम। तीनों में वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब इन्होंने जो कहा है वो सुनिए ध्यान से। इनके अनुसार, बर्जीलियस के अनुसार, यदि कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम में एटम्स के नंबर सेम होते हैं। इनके अनुसार जैसे यहाँ 100, यहाँ पर 100, यहाँ पर भी 100। इन्होंने कहा अगर इसमें हीलियम के 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो इनके नियम के अनुसार यहाँ पर भी 10 होने चाहिए और यहाँ पर भी 10 एटम उपस्थित होने चाहिए। मैं बात किसकी कर रहा हूँ यहाँ पर? एटम। ध्यान रखना, एटम की बात करी जा रही है। तो अगर इसमें 1000 एटम होंगे तो इसमें भी 1000 और इसमें भी 1000। अगर इसमें एवोगैड्रो नंबर, जो कि आगे आप पढ़ोगे, अगर इसमें मान के चलो nth एटम है तो इसमें भी nth है, इसमें भी nth है। तो जितने एटम किसी एक में होंगे उसी के जितना आयतन किसी दूसरे का, तो उसमें भी उतने होंगे और किसी तीसरे में भी उतने ही होंगे। ये बताया था बर्जीलियस ने। लेकिन इनकी जो हाइपोथेसिस थी, इनकी जो परिकल्पना थी, कुछ समय बाद गलत सिद्ध हो गई। और ये गलत किसने की? ये की एवोगैड्रो ने। साइंटिस्ट आए एवोगैड्रो। तो अब हम बात करें एवोगैड्रो की। इनका नियम आपको समझ में आया? इन्होंने क्या कहा था, अगर सेम वॉल्यूम होगा तो सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे। बट ऐसा नहीं हो रहा। देखो आप ध्यान से थोड़ा, इसमें हीलियम के एटम कितने हैं? 1। इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2। O2 लिखा है 2। इसमें कितने हैं एटम? 3। एक सल्फर का है और 2 ऑक्सीजन के, 3 हो गए। तो यहाँ नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं हुए। ये इनकी थ्योरी गलत हुई। इसके बाद हम पढ़ते हैं एवोगैड्रो, जो कि एक अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रो का नियम। अब इनके बारे में सुनो।
इन्होंने कुछ पॉइंट डाल्टन के ही दोहराए। इन्होंने कहा था कि किसी भी कंपाउंड का निर्माण एटम से हुआ है और एटम सूक्ष्म होते हैं, नॉन डिवाइडेड होते हैं, ये बताया था। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि किसी भी निश्चित प्रकार के आयतन में उपस्थित गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। आयतन अभी भी हमने वही लिया, गैस भी हम वही लेते हैं, हीलियम, ऑक्सीजन और SO2। ठीक, सुनो, अब वहाँ हमने बात की थी एटम की, अब यहाँ सुनो। अगर सेम वॉल्यूम होगा तो सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, ये बताया था एवोगैड्रो ने। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, हीलियम एक मॉलिक्यूल है, O2 ये भी एक ही मॉलिक्यूल है, और SO2 ये भी अपने आप में एक ही मॉलिक्यूल है। हम यहाँ एटम की बात नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल की, तो ये भी एक ही मॉलिक्यूल है। यानी कि इनकी थ्योरी के अनुसार इसमें सिद्ध होता है कि तीनों कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हैं। इस तरीके से हम लोग एवोगैड्रो नियम को समझते हैं, और इनका न्यूमेरिकली भी बड़ा इम्पोर्टेंस रहेगा। इन्होंने एक वैल्यू दी थी जिसे हम NO से डिनोट करते हैं, और Na का नंबर नेम होता है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। इनके अनुसार किसी भी पदार्थ के एक मोल में अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होती है। कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। अगर इसमें मान के चलो एक मोल गैस है, 1 मोल, तो इसमें भी इतने ही मॉलिक्यूल होंगे। अगर इसमें एक मोल है O2 तो इसमें भी इतने ही होंगे जितने कि इसमें थे। ये एक मोल SO2 है, तब भी उसमें ही एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। तो इतनी हम बात इसके बारे में कर चुके हैं। 3 थ्योरी आपने पढ़ी हैं, एटॉमिक हाइपोथेसिस, इसके बाद बर्जीलियस, इसके बाद एवोगैड्रो। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि मास परसेंटेज, एवरेज वेट, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करें। थैंक यू।